हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन गुर्जर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटरी ऑब्जेक्टिव परसेप्शन के बारे में, जो कि मेरे कुछ दोस्त लोग, मेरे जो कुछ कलीग लोग हैं, उनकी डिमांड पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑडिटरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑडिटरी ऑब्जेक्टिव में जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख रखा हूँ, दे रखा हूँ, तो उसमें सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में हमको सारी तरह की आवाज़ आती है। मतलब कि कोई कुछ बोल रहा होता है, बगल में बाइक निकल रही होती है, कोई हॉर्न बजा रहा होता है, कहीं पे कुछ किसी से बात कर रहा होता है, कहीं चिड़िया अगर मतलब चहचहा रही है। तो हमारे ब्रेन में एक, हमारे ऑडिटरी सिस्टम में या हमारे ब्रेन में एक एबिलिटी होती है, वो क्या करता है, इन सारे साउंड को डिटेक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, सेग्रीगेट करता है और उनका ग्रुपिंग करता है। तो इस प्रकार से जब वो ग्रुपिंग करता है तो हम अलग अलग क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो आवाज़ आई ये हॉर्न की है, ये कोई कुछ बोल रहा है, और ये जो आवाज़ आ रही है ये चिड़िया की चहचहाने की आ रही है। तो ये एबिलिटी होती है हमारे ऑडिटरी सिस्टम में, उसी को हम पढ़ रहे हैं ऑडिटरी ऑब्जेक्टिव परसेप्शन के रूप में। इसमें दो थिंग होती है ऑडिटरी ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले हम किस बेस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये डॉग की आवाज़ है या फिर ये चिड़िया की आवाज़ है, ये किसी ने हॉर्न बजाया या कोई आवाज़ में बोला, क्योंकि हमारे पास तो सारी आवाज़ आ रही है, मतलब मिक्स आ रहा, नॉइज़ के फॉर्म में आ रहा, सब कुछ आ रहा, पर हम उसको क्लियरली अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये दो थिंग या दो चीज़ों की वजह से हम इसको अलग से क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आता है स्पेक्ट्रल क्यू के बारे में, फिर आता है टेम्पोरल क्यू के बारे में। तो हम इनको बारी बारी से देखेंगे कि स्पेक्ट्रल क्यू क्या होता है, टेम्पोरल क्यू क्या होता है, जिसके बेस पे हम इस ऑडिटरी ऑब्जेक्टिव परसेप्शन को हम क्लियरली पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल क्यू के बारे में। तो स्पेक्ट्रल क्यू क्या रहता है कि जैसे उसका नाम में स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल मतलब कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रल क्यू है, ये फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमारी इन चीज़ों को अलग अलग करता है, मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसी को अलग अलग ग्रुप कर देगा। इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इस चीज़ की आवाज़ है, ये इस चीज़ की आवाज़ है। किसके बेस पे? फ्रीक्वेंसी के बेस पे। एक चीज़ ये, पर जो हम क्लियरली आइडेंटिफाई किस बेस पे कर पाते हैं, दोनों के कंबाइन रूप से। ऐसा किसी एक के उस पर हम इतना क्लियर परसेप्शन नहीं कर पाते हैं। हम दोनों का साइमल्टेनियसली वर्क होता है, किसका? स्पेक्ट्रल क्यू, टेम्पोरल क्यू का। उसके बेस पे हम अलग अलग उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये वर्ड की आवाज़ है, ये हॉर्न है, बाइक का हॉर्न है, कार का हॉर्न है। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रल क्यू में हम क्या देखेंगे। तो स्पेक्ट्रल क्यू जो बात करता है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात करता है, कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने इसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये सेम चीज़ है या अलग अलग है, मतलब इसका सोर्स जो है वो सेम है या अलग अलग है। तो फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, या फिर सॉरी, हम स्पेक्ट्रल क्यू में देखेंगे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, हार्मोनिसिटी के बात में बात करेंगे। हार्मोनिसिटी में हम दो चीज़ देखेंगे, साइमल्टेनियसली ग्रुपिंग क्या होता है, सीक्वेंशियल ग्रुपिंग क्या होता है। इसी में हम देखेंगे स्पेक्ट्रल कंटिन्यूटी क्या होता है और पीरियोडिसिटी क्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि सेम फ्रीक्वेंसी के जो कंपोनेंट वाला रहेगा, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी का जो चीज़ रहेगी, उसको एक अलग ग्रुप बन जाएगा। मतलब मान लो कि हमने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी कहीं गाड़ी का हॉर्न है, उनके दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। मान लो फॉर एग्जांपल उनकी फ्रीक्वेंसी 4 के है, तो हमारा ब्रेन में ये एबिलिटी होती है, क्योंकि हमें बेसिलर मेम्ब्रेन जो रहती है उस पर टोनोटॉपिकली अरेंजमेंट होता है। तो वो अलग से, मतलब जो कॉम्प्लेक्स साउंड है उसमें अलग से जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को स्टिमुलेट कर रहा है या एक्साइटेड कर रहा है, उसका एक ग्रुप बना लेगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बेस पे हमने ग्रुपिंग कर ली। फिर हम बात करते हैं हार्मोनिसिटी। तो हार्मोनिसिटी क्या होता है? जैसे हमने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखा था, तो हार्मोनिसिटी जो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और हार्मोनी जो रहता है उसका, दोनों का रिलेशनशिप को हम देखते हैं हार्मोनिसिटी के अंदर। मतलब उसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें टिम्बर और पिच क्या है, उसको टिम्बर और पिच के बेस पे हमने उसको ग्रुप कर दिया। ये किस में करते हैं? हार्मोनिसिटी के बारे में बात कर, हार्मोनिसिटी में हम करते हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं, दो एस्पेक्ट आते हैं हार्मोनिसिटी के अंदर, तो उसमें हम देखते हैं साइमल्टेनियसली ग्रुपिंग और सीक्वेंशियल ग्रुपिंग। जो सीक्वेंशियल ग्रुपिंग है इसको हम टेम्पोरल क्यूब में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ओरिएंटेड होती है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं स्पेक्ट्रल क्यूब में साइमल्टेनियसली ग्रुपिंग के बारे में। तो साइमल्टेनियसली ग्रुपिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ने बोला, वोवल का प्रोडक्शन किया और ई वोवल का प्रोडक्शन किया, दोनों को साथ में प्रोडक्शन किया। तो हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन क्या करेगी, अगर हम सेपरेट करते हैं तो सेपरेट का एक्साइटेशन हमको बेसिलर मेम्ब्रेन पे दिखेगा और ई का एक्साइटेशन हमको बेसिलर मेम्ब्रेन पे दिखेगा। पर जब हम इसको कंबाइन एक साथ और ई प्रोडक्शन करते हैं तो हमको ये दिखता है कि ये दोनों एक ग्रुप बना के प्रोडक्शन, मतलब जो एक्साइटेशन होता है वो हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन पे दिखता है। मतलब कि
अलग अलग चीज़ को हमने एक साथ प्रोड्यूस किया तो वो सेम ग्रुप में बन के हमको हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन को एक्साइट किया, मतलब हम उसको सेम उसमें मानेंगे, सेम ग्रुप में मानेंगे। ठीक है, ये कौन बोलता है? साइमल्टेनियसली ग्रुपिंग बोलता है। और सिक्वेंशियल ग्रुपिंग क्या बोलता है कि हमारा जो सोर्स है, मतलब कि हमारा जो सोर्स है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ प्रोड्यूस कर रहा, ओवर द टाइम हम उसको एक ही चीज़ मानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, मतलब कि कहीं पे कोई गिटार बजा रहा है, कोई बैंड बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, पहले गिटार बजाए फिर बैंड बजाए फिर गाना गाया, तो हम ये देखते हैं कि वो एक सिंक्रोनाइज वे में बना। जैसे कि हम म्यूज़िक सुनते हैं या मेलोडी जो सुनते हैं, वो क्या रहता है, हमको ये नहीं लगता कि वो अलग अलग उसका सोर्स है, हमको क्या लगता है उसका सोर्स एक ही है। मतलब वो अलग अलग टाइम पे लंबे समय के साथ में बजते हुए हमको एक सा लगेगा कि वो एक ही सोर्स से आ रहे हैं, न कि अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं। जबकि नॉर्मल गाना इंसान गा रहा है, कोई बैंड बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, वो सारे सोर्स उसके अलग अलग है, पर टाइम के साथ हमको क्या दिख रहा है, वो सारे सोर्स एक ही साथ दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका जो अलग अलग सोर्स है वो एक ही सोर्स बन के हमको सुनाई दे रहा है। वो म्यूज़िक में हमको देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल हम म्यूज़िक रख सकते हैं, किसमें? हम सीक्वेंशियल ग्रुपिंग में रख सकते हैं। फिर हम आगे बात करें कि इसी में हम आगे बात करेंगे कि ऑडिटरी स्ट्रीम क्या होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें मैंने ABC करके रखा हूँ। तो हम ऑडिटरी स्ट्रीम को कैसे सेग्रीगेट, ऑडिटरी स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि हम कब उसको बोलेंगे कि इसका सेम स्ट्रीम से आ रहा है, मतलब उसका स्ट्रीम एक ही है, और कब हम बोलेंगे इसका स्ट्रीम अलग है, मतलब उसका सोर्स एक ही है, सोर्स अलग है। हम नॉर्मल भाषा में समझने के लिए बोल सकते हैं चीज़। तो जब हम बात करेंगे कि कब इसको हम बोलेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये अलग अलग स्ट्रीम की है, और कब इसको बोलेंगे कि हम सेम स्ट्रीम की है, तो हम ये देखते हैं कि जब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमारा वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम दे रखा। तो उन्होंने क्या बोला कि जब जो टोन बस्ट है उसका अगर सीक्वेंस जो है हम उसके मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उनके बीच का अगर गैप ज़्यादा हो गया, जो गैप कितना ज़्यादा हो गया, अगर 10 सेमी ऑक्टेव से ज़्यादा हो गया तो हमको वो दो स्ट्रीम की तरह परसीव होगी। और वहीं जब दो फ्रीक्वेंसी उनका गैप अगर कम हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी का सेपरेशन जो है वो कम है, उनके बीच का सेपरेशन अगर कम है, तो हम उसको स्मॉल मतलब अगर उसका सीक्वेंस जो है स्मॉल है तो उसको या फिर उसकी वैल्यू हम देखें 0.5 सेमी ऑक्टेव से कम है, तो हम उसको ये परसीव करते हैं कि वो सेम स्ट्रीम की। वहीं और जो थर्ड वाला डायग्राम है, C वाला डायग्राम है, उसमें दो जो फ्रीक्वेंसी है उनका सेपरेशन तो ज़्यादा है, पर क्या है कि वो एक साथ आ रही है, मतलब कि वो एक साथ स्टिमुलेट हो रही है, एक साथ हमको सुनाई दे रही है। तो उस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये एक सिंगल स्ट्रीम ही है, मतलब अलग स्ट्रीम नहीं है, अगर एक साथ आ रही, साइमल्टेनियसली आ रही तब। ठीक है, इसी में वीडियो में हम आगे फिर बात करते हैं पेरियोडिसिटी के बारे में कि पेरियोडिसिटी क्या होता है। तो पेरियोडिसिटी के बारे में यहाँ पे सेम चीज़ की जो मेरा वाई एक्सिस है वो मेरा फ्रीक्वेंसी है, जो एक्स एक्सिस है वो मेरा टाइम है। उसमें हमने देखा है कि अगर दो फ्रीक्वेंसी जो है, अगर वो फ्रीक्वेंसी पास पास हुई, कितनी पास पास, अगर मान लो दो फ्रीक्वेंसी उनका बीच का जो डिफरेंस है वो 30% है या 30% से कम का है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी क्या करेगी आपस में, जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम, वो आपस में क्या होगी, फ्यूज़ हो जाएगी। और फ्यूज़ हो गया हमको एक सुनाई देगा कि उसका स्ट्रीम जो है एक ही है, या फिर वो हमको एक जैसी मतलब एक ही सुनाई देगी, डबल सुनाई नहीं देगी। पर अगर उन दो फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप अगर 30% से ज़्यादा का है तो वो हमको दो अलग अलग परसीव होगा। अब तुम यहाँ समझोगे कि 30% कैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसको 30% बोलते हैं। मान लो कि मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी 1 के और दूसरी फ्रीक्वेंसी है 1300 के, मतलब 1300 के, तो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 30% का है। तो अगर दो फ्रीक्वेंसी है उनका डिफरेंस अगर 30% है, 30% से ज़्यादा का है, तो उसको मैं परसीव करूँगा। मतलब अगर मान लो मेरी एक 1000 किलो हर्ट्ज़ की है और एक मेरी 1400 किलो हर्ट्ज़ की है, तो मैं उसको परसीव करूँगा कि ये दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। वहीं अगर मैं ऐसा करूँगा कि उसका जो गैप है उसको 30% से कम का कर लूँगा, तो मान लो एक को मैं बोलो 1000 के की है और एक जो है मेरी 1100 के की है, तो या फिर 1100 की है, 1100 के नहीं 1100 की है, तो वो ऐसी परसीव होगी मेरे को, क्योंकि उनके जो बीच का गैप है 30% कम है, तो वो मेरे को ऐसा परसीव होगी वो एक ही फ्रीक्वेंसी है, न कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद में आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टेम्पोरल क्यूब के बारे में। जैसे मैंने स्पेक्ट्रल क्यूब के बारे में मतलब बेसिक चीज़ें बता दी हैं, अब उसमें हम बात करते हैं टेम्पोरल क्यूब के बारे में, क्योंकि हम टेम्पोरल और स्पेक्ट्रल क्यूब को कंबाइन करके कोई भी चीज़ को अच्छे से परसीव कर पाते हैं नॉइज़ की कंडीशन में, कि कौन सा आवाज़ किसका है, कौन सा कार का है, कौन सा बर्ड का है, कौन सा डॉग का है, कौन सा किसी इंसान का है। ठीक है, तो वो दोनों क्यूब की वजह से ही हम बता पाते हैं। पर यहाँ पे पढ़ने के लिए हम अलग अलग उसको देख रहे हैं कि वो स्पेक्ट्रल क्यूब क्या काम करता है और टेम्पोरल क्यूब क्या काम करता है। मैंने स्पेक्ट्रल क्यूब के बारे में आपको बता दिया, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे टेम्पोरल क्यूब के बारे में। टेम्पोरल सिर्फ सिंपल है
टाइम से रिलेटेड है कि कब स्टिमुलस आ रहा, कितनी पहले आ रहा, कितना बाद में आ रहा, उसके बेस पे इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो उसके ग्रुप में हम देखते हैं इसमें क्या क्या देखते हैं, हम गेस्टल प्रिंसिपल देखते हैं। गेस्टल प्रिंसिपल में क्या होता है, कॉमन फेट या फिर उसका ऑनसेट और ऑफसेट टाइम सेम हो, मतलब कि स्टिमुलस का चालू होना और स्टिमुलस का बंद होना अगर दोनों सेम टाइम में, उसको सिंगल ग्रुप में रख देंगे। किसने बोला, गेस्टाल प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। गेस्टाल प्रिंसिपल किसके अंदर आता है, टेम्पोरल क्यू के अंदर आता है। फिर हम दूसरी बात करेंगे कि ऑनसेट एसिंक्रोनी क्या होती है। तो ऑनसेट एसिंक्रोनी क्या होती है, मान लो एक वॉवेल्स है, एक वॉवेल्स में एक सिंगल हारमोनी जो है मैंने अगर 32 मिलीसेकंड पहले उसको चला दिया, मतलब एक पूरा वॉवेल्स है उसके एक सिंगल हारमोनी को मैंने 32 मिलीसेकंड पहले मैंने चला दिया, तो वो उस 32 मिलीसेकंड पहले की वजह से क्या होगा, जो टोटल हारमोनी आएगी, मतलब कि जो रेस्ट कंपोनेंट होगा, मतलब वॉवेल्स का जो रेस्ट वाला भाग होगा, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। जब क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो वो हमको ऐसा परसीव होगा कि वो दोनों अलग अलग हैं। मतलब कि जो मैंने सेम वॉवेल्स मेरा मान लो फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्शन करना पड़ा, अब प्रोडक्शन में मैंने एक हारमोनी को उठाया, एक सिंगल हारमोनी को उठाया, उसको 32 मिलीसेकंड उसका पहले ऑन सेट कर दिया। तो जबकि मेरा वॉवेल्स आई है पर उसकी एक सिंगल हारमोनी को मैंने 32 मिलीसेकंड पहले कर दिया, तो उस वजह से वो मेरे को ऐसा परसीव होगा कि ये दो अलग अलग चीज़ें, मतलब सिंगल चीज़ नहीं है, मतलब ये सिर्फ जो हमारा वोवल है, वोवल नहीं होते हुए ये कुछ और चीज़ भी है उसके साथ में, क्योंकि उसमें नॉइस सेट हो जाता है टाइम के साथ। मतलब लंबा अगर हम उसकी क्या बोलते हैं उसको, जब हम ऑन सेट अगर 32 मिलीसेकंड पहले हम करते हैं तब। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड मिसट्यून हार्मोनिक क्या होता है। तो मिसट्यून हार्मोनिसिटी में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, जैसे डायग्राम में ए बी सी और डी 4 तरह के उसमें दे रखा है, तो वही सेम चीज़ वाई फ्रिक्वेंसी, जो वाई एक्सिस है उस पर वाई फ्रिक्वेंसी दे रखी है, एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा। तो मैंने क्या किया, पहले ए वाले उसमें क्या किया कि जो फोर्थ वाला है 1 2 3 4 वाला जो है, जैसे यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, तो फोर्थ वाली जो है उसको मैंने बी वाले में क्या किया, उसको मिसट्यून कर दिया। मिसट्यून कर दिया मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने पहले ऊपर पढ़ा था ना, मिसट्यून क्या होता है कि मतलब उसको थोड़ा सा ऑनसेट जो है मैंने उसको पहले कर दिया, इस प्रकार से मैंने उसको मिसट्यून कर दिया। कौन सी वाले को, फोर्थ वाले को, जो कि मेरे बी वाले डायग्राम में दिख रहा। अब सी वाले में मैंने क्या किया, सी वाले में मैंने उसको 160 मिलीसेकंड पहले उसको चला दिया। जो मैंने मिसट्यून किया उसको मैंने 160 पहले 160 मिलीसेकंड पहले उसको स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जो मैंने 160 पहले मिसट्यून को स्टार्ट किया, हमारा ब्रेन उसको इग्नोर कर देगा, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देगा। तो इस प्रकार से वो क्या करता है कि वो उस चीज़ को रिड्यूस कर देता है, उसके जो मिसट्यून का इफेक्ट है उसको कम कर देता है। पहले क्या देखा था हमने कि वो मिसट्यून हुआ, उस वजह से हमको क्या हुआ, अलग अलग परसीव हुआ। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने उसको मिसट्यून किया, उस मिसट्यून को हमने 160 मिलीसेकंड पहले चला दिया। ठीक है, पहले हमने उसको 32 मिलीसेकंड पहले चला के मिसट्यून किया था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले उसको मिसट्यून किया, अब उस मिसट्यून को हमने 160 मिलीसेकंड पहले चला दिया। तो हमारा ब्रेन जो मिसट्यून है उसको इग्नोर कर देगा, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देगा, वो सिर्फ एक्चुअल जो हमारा वो बचा हुआ है, मतलब एक्चुअल जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ उस पर ध्यान देगा, उसको मिसट्यून की तरह बिहेव नहीं करेगा। वो ये समझेगा कि ये सिंगल है, मतलब अलग अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हम डी वाला डायग्राम देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, इस मिसट्यून को 4 अलग अलग उसमें इक्वल उसमें सेट में डिवाइड कर दिया, फिर उसको प्रेजेंट किया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब उसको उन्होंने एक ही ग्रुप माना, उसको अलग ग्रुप में कंसिडर नहीं किया, उन्होंने बोला कि ये एक ही है। ठीक है, उसके बाद में हम लास्ट बात करते हैं मॉड्यूलेशन क्यू के बारे में। तो जैसे कि उसके नाम में है कि मॉड्यूलेशन क्यू, मतलब जो सेम मॉड्यूलेशन की चीज़ होगी वो एक ग्रुप बनाएंगे, जो अलग अलग मॉड्यूलेशन की चीज़ होगी वो अलग ग्रुप बनाएंगे। इस प्रकार हम टेम्पोरल और स्पेक्ट्रल क्यू के बेस पे ऑडिटरी परसेप्शन आराम से कर सकते हैं। मतलब ऑडिटरी परसेप्शन का मतलब यही होगा, ऑडिटरी ऑब्जेक्टिव परसेप्शन का मतलब यही होगा कि नॉइज़ के प्रेजेंस में हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे किसी ने क्या बोला, कौन सी आवाज़ किसी की है और कौन सी आवाज़ जो है किसी और की है, कौन सी आवाज़ किसी वर्ड की है, कौन सी आवाज़ किसी एनिमल की है। मतलब हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन सी आवाज़ हॉर्न की है, जबकि एक साथ आवाज़ आ रही, पर हमारे ब्रेन में ये एबिलिटी होती है कि वो अलग अलग सेपरेट कर पाता। तो वो सेपरेट किस बेस पर कर पाता है, सिंपल स्पेक्ट्रल क्यू और टेम्पोरल क्यू। ओके, थैंक यू गाइस, होप सो मेरे दोस्तों को वीडियो पसंद आए।